खसूसन जो यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 है, मोस्ट बर्निंग टॉपिक्स है, उस हवाले से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे मेन सवाल ये है कि व्हेन वाज यूएसए 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हेल्ड। 2024 का जो इलेक्शन है ये कब हेल्ड होता है, याद रखिएगा ये 5 नवंबर 2024 को ये हेल्ड होता है। और एक और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उस बारे में ये है कि यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं हर 4 साल के बाद होते हैं, आफ्टर एवरी 4 years, याद रखिएगा जी। और उसके बाद ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कब होते हैं, हर 4 साल के बाद नवंबर में होते हैं, याद रखिएगा। और फिर नवंबर में कब होते हैं, नवंबर में फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में। और फिर फर्स्ट वीक के हवाले से जब बात आती है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे वाले दिन, जो भी मंगल का दिन आएगा, ट्यूसडे वाला दिन, उस दिन इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। और जैसा कि इस दफ़ा जो 2024 में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे वो 5 नवंबर 2024 को थे, तो 5 नवंबर को भी बाय द वे ट्यूसडे ही था। इसी तरह से द मोस्ट क्रक्स मैं आपको बता देता हूं कि यूएसए का जो सदारती इंतखाबात था 2024, उसमें विनर डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था और इनका इंतखाबी निशान क्या था, एलिफेंट था। उसके मुकाबले में इनकी जो मद्दे मुकाबिल थी वो थी कमाला हैरिस, और इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था और इनका इंतखाबी निशान डंकी था। ये सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उनको अभी डिस्कस करते हैं, और ये सबसे अहम तरीन ये सवालात है। अगले जो है सवालात देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ये यूएसए के 47th प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और ये अपनी सेकंड टर्म इंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले ये 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। और जो 46th प्रेसिडेंट हैं वो कौन से थे, वो थे जो बाइडेन साहब। जो बाइडेन साहब थे 46th प्रेसिडेंट। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट्स वन डोनाल्ड ट्रंप फॉर द यूएस प्रेसिडेंसी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 312 वोट्स इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए थे। और अगर टोटल इलेक्टोरल वोट्स के हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है इन रिटन एंड इन द इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल कि वो कितने थे, वो थे 538, याद रखिएगा जी, 538 इलेक्टोरल वोट्स थे टोटल। उसके बाद है कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स अ कैंडिडेट्स नीड्स टू विन द यूएस प्रेसिडेंसी। वो 270 रिक्वायरमेंट लाजमी है कि यूएस प्रेसिडेंसी के लिए 270 वोट्स लेना लाजमी होता है। उसके बाद है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो हर 4 साल के बाद कंडक्ट होता है। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है नवंबर के पहले हफ्ते में, और नवंबर के पहले हफ्ते में जो भी ट्यूसडे आएगा उस दिन ये इलेक्शंस हेल्ड होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि करंट अफेयर्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स टू विच पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप के साहब का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। और फिर इलेक्टोरल सिंबल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप साहब का इलेक्टोरल सिंबल क्या था, इट वाज एलिफेंट बेसिकली। उसके बाद है कि कमाला हैरिस बिलोंग्स टू विच कंट्री, विच पार्टी। कमाला हैरिस का ताल्लुक किस पार्टी से था, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से था। एंड द नेक्स्ट वन इज के इलेक्टोरल सिंबल ऑफ द कमाला हैरिस साहब का जो इलेक्टोरल सिंबल था वो कितना था, इलेक्टोरल सिंबल वो डोंकी इलेक्टोरल सिंबल है। उसके बाद कमाला हैरिस ऑब्टेन्ड इलेक्टोरल वोट्स। कमाला हैरिस साहब ने कितने इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं, वो हैं 226। तो चूंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 270, इसी वजह से ये जो है विनिंग दौड़ से बाहर हो चुकी थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब को फातह करार दिया गया था जी। अगला जो करंट अफेयर्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं। अगला हमारे पास है द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन से हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। और ये 26वीं आईनी तरामीम का प्रोडक्ट हैं, यानी 26वीं जो आईनी तरामीम है उसके बाद आने वाले ये पहले चीफ जस्टिस भी। इस तरह से ये भी सवाल बन सकता है कि आफ्टर 26th अमेंडमेंट हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो याद रखिएगा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। इनसे ये सवाल बन सकते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2024। और फिर ये भी सवाल बन सकता है पाकिस्तान के ये 30वें चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान के ये 30वें चीफ जस्टिस हैं। और फिर ये भी सवाल अपने ज़हन करना है कि इनका टेन्योर 3 साल के लिए है। इट मीन्स ये 2027 को अपना ओहदा छोड़ देंगे अगर इनको एक्सटेंशन ना मिली या इन्होंने एक्सटेंशन ना ली, ये तो और बात है। बार कैफ इनका ओहदा जो है वो 2027 तक बतौर
चीफ जस्टिस वो ख़त्म हो जाएगा। बतौर जस्टिस वो काम करना चाहें 2030 तक ये कर सकते हैं, 2030 तक बतौर जस्टिस से काम कर सकते हैं, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो सिर्फ 2027 तक ही काम कर सकते हैं, यानी 3 साल के लिए इनकी मुद्दत मुलाजमत है बतौर चीफ जस्टिस, लेकिन बतौर जस्टिस वो अपनी मुद्दत मुलाजमत 2030 तक जारी रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि करंट अफेयर्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है। अगला सवाल है कि 26th अमेंडमेंट वाज अप्रूव्ड ऑन, जो 26वीं आईनी तरमीम है पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन आइन में जो 26वीं आईनी तरमीम है वो 21 अक्टूबर 2024 को अप्रूव की जाती है सदर पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले इसको 20 अक्टूबर 2024 को भेजा जाता है, 20 अक्टूबर 2024 को वज़ीर आज़म साहब भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भेज देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि इसको अप्रूव किया जाए। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको कब अप्रूव करते हैं? 21 अक्टूबर 2024 को इनको अप्रूव किया जाता है। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि 26 जो अमेंडमेंट है इसमें टोटल कितनी क्लासेस हैं? इसमें टोटल 27 क्लासेस हैं। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि 26th अमेंडमेंट के मुताबिक जो चीफ जस्टिस की तकर्री है, पहले ये तरीकाकार होता था कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होता, 3 जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है उनमें से जो सीनियर मोस्ट है वही जज ही इलेक्ट होता था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा 26 अमेंडमेंट में ये तरीकाकार है वो तब्दील कर दिया है और उस तरीकाकार के मुताबिक सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। और जो सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, यही डिसाइड करेगी कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से किसको चीफ जस्टिस बनना है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? टोटल मेंबर्स की तादाद होगी 12। आपने याद रखनी है कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वही ये डिसाइड करेगी कि अगला चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनमें से कौन होगा। और ये जो 12 हैं इसमें से 8 जो हैं याद रखिएगा, 8 नेशनल असेंबली से होंगे, 8 इसमें से नेशनल असेंबली से होंगे और 4 इसमें से मेंबर्स सेनेट से होंगे। यही 8 और 4 12, ये 12 जो सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। और इट मीन्स के इस 26वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट को थोड़ा सा सुप्रीमेसी दी गई है ओवर टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है वही डिसाइड करेगी। और उस पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनकी कुल तादाद कितनी है ये भी पूछी जा सकती है। वो 12 हैं और उसमें से कितने नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं? 8 नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे और सेनेट के कितने मेंबर्स होंगे? 4 मेंबर्स होंगे। सो टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। और इस कमेटी का सरबराह कोई भी नहीं होगा। अभी तक इसको अनाउंसमेंट या ऑफिशियली या लीगली तौर पर अनाउंस नहीं किया गया कि सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी का जो सरबराह होगा वो कौन होगा। बार क्या ये 3 मेंबर्स, यही जो कमेटी होगी जो कि 12 अफराद पर मुश्तमिल होगी, ये डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसमें से किस का नाम निकलता है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि 26th अमेंडमेंट वाज अप्रूव्ड ऑन, कब अप्रूव होती है? 21 अक्टूबर 2024 को ये अप्रूव होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट अपर एज लिमिट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए अपर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट, यानी अगर किसी भी जो जस्टिस हैं, जज साहब हैं, उनकी उम्र 65 ईयर्स तक होगी तो वो अहल हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। यानी अपर एज लिमिट कितनी है? 65 ईयर्स ही रखी गई है। और चीफ जस्टिस के लिए मुद्दत मुलाजमत कितनी रखी गई है? वो 3 साल का दौरानिया रखा गया है। उसके बाद कि अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट्स रिबा यानी कि इंटरेस्ट या सूद कब खत्म किया जाएगा? मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये एक शिक मतलब दायर की गई थी कि भाई सूद का पाकिस्तान में खात्मा किया जाए और शरी जो निफाज हैं शरी असूलों के मुताबिक ही कारोबारी लेन देन किए जाएं। और फिर ये जो इंटरेस्ट है यानी सूद है, रिबा, इसको कब ख़त्म किया जाएगा?
इसको 1 जनवरी 2028 तक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2028 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये भी सबसे अहम। और फिर ये किस आर्टिकल के तहत है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 38F आर्टिकल के तहत पाकिस्तान में 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा कर दिया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। द नेक्स्ट इज ब्रिक्स 16 समिट वाज हेल्ड इन, उसका जो 16वां इजलास था वो रशिया में हेल्ड होता है। और ब्रिक्स के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इसके ओरिजिनल जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो इट इज बेसिकली द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हो सकते हैं जी। ये मेंबर्स हैं उसके फाउंडिंग मेंबर्स। और यहाँ भी जो सवाल किया गया था कि ब्रिक्स 16 समिट कहाँ हेल्ड किया जाता है, ये रशिया में हेल्ड होता है, मुनक़िद होता है। इसके अलावा ब्रिक्स के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल जो करंट इश्यूज के हवाले से एग्जाम में, चाहे वो रिटन एग्जाम हो चाहे वो इंटरव्यू एग्जाम हो, वो पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वो है हमारे पास द ब्रिक्स 16 समिट वाज हेल्ड ऑन, ये 16वां इसका जो बैठक है, जो इजलास है, वो कब हेल्ड होता है, कब मुनक़िद किया जाता है, याद रखिएगा वो 22 से 24 अक्टूबर 2024 को ये हेल्ड होता है। कहाँ हेल्ड होता है, रशिया में ही हेल्ड होता है, याद रखिएगा जी। और फिर ये सवाल बन सकता है कि ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन, इसकी बुनियाद कब रखी जाती है, जून 16 2009 को इसकी बुनियाद रखी जाती है। और सबसे अहम बर्निंग सवाल करंट अफेयर्स के हवाले से ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में नए कौन से कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपनी एंट्री मार दी है, जो कि ब्रिक्स के मेंबर बन चुके हैं। तो याद रखिएगा वो ब्रिक्स के नए आने वाले मेंबर्स जिनको खुशामदीद कहा गया था, ईरान, इथियोपिया, UAE एंड इजिप्ट, याद रखिएगा ये वो न्यू कंट्रीज हैं कि जिनको ब्रिक्स में शामिल कर दिया गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी सबसे अहम है और इंटरव्यू के हवाले से भी सबसे अहम है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन रिमेम्बरेंस डे। यूनाइटेड नेशन रिमेम्बरेंस डे 11 नवंबर को मनाया जाता है और इस याद में मनाया जाता है कि जब पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ था, कि इंसानियत को बचाने के लिए और इंसानियत को दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना वाक़यात और एटमी जंगों से बचाने के लिए 11 नवंबर को एक दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, द वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे। और चूंकि 11 नवंबर को पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ था, इसी वजह से 11 नवंबर को जो है वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। और पहली जंग अजीम कब शुरू की जाती है, 28 जुलाई 1914 को पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार वो शुरू होती है कब, 28 जुलाई 1914 को ये शुरू होती है। और फिर ये कब एंड की जाती है, जैसा कि 11 नवंबर यहाँ बताया गया है, तो याद रखिएगा ये 11 नवंबर 1918 को ये ख़त्म होती है। तो उस हवाले से वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि दूसरी जंग अजीम फिर कब शुरू होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार वो कब शुरू होती है, वो 1 सितंबर, याद रखिएगा 1 सितंबर 1939 को ये शुरू होती है और फिर 2 सितंबर 1945 को ये एंड होती है जी। यानी 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट होती है और 2 सितंबर 1945 को इसका खात्मा होता है। और ये भी सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। और फिर यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जो वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे है वो कब मनाया जाता है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 11 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगले सवालात कौन से हैं। द नेक्स्ट इज हाईएस्ट स्कोर इन द T20 क्रिकेट इंटरनेशनल। और ये हाईएस्ट स्कोर रिसेंटली जिम्बाब्वे की टीम ने ही बनाए हैं। और टोटल स्कोर्स कितने हैं, 344, 344 रन ये T20 स्कोर है और हाईएस्ट स्कोर है किसी भी टीम का। बेसिकली एक क्वालिफायर राउंड हो रहा था, तो उस क्वालिफायर राउंड में इंटरनेशनल T20 था, तो जिम्बाब्वे ने 344 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के मौजूदा कोच कौन से हैं, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, वो है जेसन गिलेस्पी, याद रखिएगा जी।
जैसन गिलेस्पी। और ये ऑस्ट्रेलिया के माइनास फास्ट बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान के अब कोच बन चुके हैं। और पाकिस्तान के करंट कैप्टन कौन से हैं? वो है मोहम्मद रिजवान। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान हैं। और फिर करंट इश्यूज के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एक तारीखी शिकस्त से दो चार किया है। और 22 साल के बाद पाकिस्तान इस काबिल हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी 2-1 से शिकस्त दी है। कितने सालों के बाद? 22 सालों के बाद। आफ्टर 22 ईयर्स। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 22 साल के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट को ये खुशी नसीब हुई है, पाकिस्तानी अवाम को और पूरे पाकिस्तान को ये खुशी नसीब हुई है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में ही 22 साल के बाद सीरीज में शिकस्त दे दी है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 22 ईयर्स पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को एजुकेशन रिपोर्ट 2024 ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड बाय कितने परसेंट डिक्रीज हुई है? तो याद रखिएगा 1% डिक्रीज हुई है रेशो जी। 1% पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में ये रिपोर्ट पेश आई है कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं, हालांकि वो स्कूल गोइंग एज में हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते, तो उस हवाले से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से ये डेटा जो है रिसेंटली वो शेयर किया गया है 2024 में। किसकी तरफ से? यूनेस्को की तरफ से एजुकेशनल रिपोर्ट है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो तादाद है वो थोड़ी कम हुई है। कितनी कम हुई है? 1% रिड्यूस्ड हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है? 19th ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान स्टैंड्स। पाकिस्तान इसमें कौन से नंबर पे स्टैंड करता है? वो है 109 कि अकॉर्डिंग टू एज, हाइट, कितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी बच्चे को, तो उस हवाले से हंगर इंडेक्स एक रिपोर्ट जारी करता है। उसमें पाकिस्तान का नंबर किस पे है? वो 109 पे। और लास्ट स्टैंड करने वाला कंट्री कौन सा है? वो है सोमालिया है, याद रखिएगा। लास्ट, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का नंबर कितना है? पाकिस्तान का नंबर 109 है, 109 है। और सोमालिया सबसे लास्ट में। इट मीन्स वहाँ बुक और अफलास ने डेरे डाले हुए हैं वहाँ। इसका मतलब है ये कि हंगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, गुर्बत इंतहा की है और जो कि अनएक्सप्लेनेबल है, जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। अगला सवाल हमारे पास है कि 23rd SCO शंघाई जो कॉपरेशन काउंसिल है, उसकी काउंसिल ऑफ हेड्स वाज हेल्ड इन पाकिस्तान में कब ये मुनक़िद किया जाता है? 15 से 16 अक्टूबर में इस्लामाबाद में ये मुनक़िद होती है, याद रखिएगा जी। और इस्लामाबाद में कहाँ? जिनाह कन्वेंशन इस्लामाबाद में। जिनाह कन्वेंशन इस्लामाबाद में ये मुनक़िद किया जाता है कि SCO का जो समिट है वो काउंसिल ऑफ हेड्स कंडक्ट किया जाता है। वो उसका 23rd ये बेसिकली बैठक होती है जो कि कंडक्ट होती है इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर फॉर द चाइल्ड राइट्स बाय द यूनिसेफ। यूनिसेफ आलमी इदारा है जो कि बच्चों के हकूक़ के हवाले से काम करता है। तो यूनिसेफ की तरफ से पाकिस्तान की पहली एक्ट्रेस सबा कमर साहिबा को नामजद किया गया है, एम्बेसडर बतौर सफ़ीर नामजद किया गया है सबा कमर साहिबा को। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी अवार्डेड निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान किसको दिया है? मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं पाकिस्तान के दौरे पे, 3 रोज़ा दौरे पे आते हैं, सरकारी दौरे पे, ठीक है। वो कौन से हैं मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं? अनवर इब्राहिम साहब जब पाकिस्तान आते हैं, कब पाकिस्तान आते हैं? 3 रोज़ा सरकारी दौरा होता है 2 से 4 अक्टूबर के दरमियान 2024। 2 से 4 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान का विजिट करते हैं और फिर पाकिस्तान के सदर जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब उनको निशान पाकिस्तान से नवाजते हैं। तो ये भी सवाल करंट अफेयर्स के हवाले से सबसे अहम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिक्लेयर्ड पाकिस्तान WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया पाकिस्तान को डिजीज फ्री। वो कौन सी डिजीज है? वो है ट्रैकोमा की डिजीज। इस बेसिकली आई डिजीज, ये आई से रेलेवेंट है, याद रखिएगा जी। और फिर पाकिस्तान को पोलियो से अभी तक फ्री करार नहीं दिया जा चुका, क्योंकि रूल ये होता है कि आलमी इदारा सेहत की तरफ से अगर 3 कंसेक्टिव ईयर्स मुसलसल 3 सालों तक कोई भी एक केस नहीं आता तो फिर आप उस कंट्री को पोलियो फ्री करार दे सकते हैं। तो ये रूल है। बारकेफ जो करंट अफेयर्स के हवाले से WHO ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में कौन सी डिजीज़ का बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्मा हो चुका है, वो है ट्रैकोमा की डिजीज़ जो कि ख़त्म हो चुकी है।
उसके बाद देखिए वर्ल्ड स्पेस वीक वाज हेल्ड ऑन, पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है, 4 से 10 अक्टूबर के दरमियान मनाया जाता है। और इस मरतबा जो इसका थीम क्या था वो था स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज इसका थीम था। जो इसका 2024 का थीम है, ये पूछा जा सकता है कि थीम इसका क्या था 2024 का थीम, के वर्ल्ड स्पेस वीक पूरी दुनिया में मनाया जाता है और स्कूल कॉलेजेस में भी ये डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। और स्पेस के हवाले से फिर 2024 का जो स्लोगन है, जो थीम है, वो थीम कौन सा था, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थीम 2024 ऑफ द वर्ल्ड स्पेस, इट वाज द स्पेस एंड द क्लाइमेट चेंज। उसके बाद एक रिमेम्बरेंस डे, वो 11 नवंबर को ही मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। नेक्स्ट इज ईरान लॉन्च्ड विच ऑपरेशन इन 2024 अगेंस्ट इसराइल। ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 उस ऑपरेशन का नाम है। सो करंट अफेयर्स के हवाले से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज फॉर पीस, के नोबेल प्राइज फॉर पीस किसको दिया गया है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको दिया गया है, और नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन किसको दिया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग रिटन एंड इंटरव्यू एग्जाम्स। सो नोबेल पीस प्राइज किसको दिया जाता है, वो निहोन हिडेंकियो को दिया जाता है, जापान की जो पर्सनैलिटी है। उसके बाद है कि नोबेल पीस प्राइज फॉर मेडिसिन, मेडिसिन किसको दिया जाता है, ये बेसिकली 2 अमेरिकन हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, एक ही बात है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, वो 2 अमेरिकन हैं, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोकन। ये 2 अमेरिकन हैं कि जिनको मेडिसिन में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है। उसके बाद नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, के नोबेल प्राइज जो लिटरेचर 2024 का है वो हान कैंग, ये साउथ कोरिया की नॉवलिस्ट हैं, साउथ कोरियन नॉवलिस्ट हैं। ये भी पूछा जा सकता है इनका ताल्लुक किस कंट्री से है, ये साउथ कोरियन नॉवलिस्ट हैं। और इनका ताल्लुक किस कंट्री से है, इनका ताल्लुक जापान से है, याद रखिएगा। जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है और जिनको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया जाता है, उनका ताल्लुक किस कंट्री से, उनका ताल्लुक यूएसए अमेरिका से है जी। और वो कौन से हैं, 2 पर्सनैलिटीज हैं जी, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोकन। और इसी तरह से कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 किसको दिया जाता है, वो हान कैंग साहब को दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि वर्ल्ड टीचर्स डे, सलाम तुझ पर मेरे मुअल्लिम, मैं तमाम खालिस तरीन जज्बों को एक जुमले में यूं लिखूंगा, सलाम तुझ पर मेरे मुअल्लिम। तो वर्ल्ड टीचर्स डे जो असाज़ा की तकरीम के हवाले से, यौम तकरीम असाज़ा कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में, वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था। ये भी करंट अफेयर्स के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद कि इंडियन बिजनेस पर्सनैलिटी, इंडिया की जो मशहूर बिजनेस जो पर्सनैलिटी है रतन टाटा टाइकून, वो इंतकाल कर जाते हैं अक्टूबर 9, 2024 को इंतकाल कर जाते हैं एयर इंडिया। और उसके बाद मुंबई होटल और भी उसके बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका इंतकाल कब होता है, यह सवाल पूछा जा सकता है। दैट इज़ अक्टूबर 9, 2024 को वो रेलत फरमा जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है।